हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी दूसरी जो है रिवीजन क्लास है एमपी टेट वर्ग 1 के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है जीव जगत का वर्गीकरण। इससे पहले जो हमारी पहली क्लास थी जीव जगत, वो आपने देखी होगी। आई होप सो वो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारी यूनिट फर्स्ट है, उसका चैप्टर सेकंड की जो महारिवीजन क्लास है। तो इसका टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है जीव जगत का वर्गीकरण। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जीव जगत का वर्गीकरण, उसमें मनुष्यों ने जो सभ्यता के प्रारंभ से ही सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के क्या करे थे, अनेक प्रयास किए थे। उसी के आधार पर उन्होंने चीज़ों को वर्गीकृत करना प्रारंभ किया। तो हमारे जो जीव जगत का प्रथम वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है वह अरस्तू को जाता है, क्योंकि जो अरस्तु थे उन्होंने ही इन प्राणियों के वैज्ञानिक मानदंडों का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने ही किया था। उन्होंने क्या किया था, पादपों को, जो आपके पादप थे, उनको कार्यकी के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में विभाजित किया था। और जंतुओं का जो उन्होंने जंतुओं के लक्षणों को देखा था, तो उनका वर्गीकरण आरबीसीज की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। तो हमारे अरस्तु थे जिन्होंने पहला वर्गीकरण दिया, और उनके जो सरल आकार की लक्षण थे उनके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण दिया। पादप जगत को उन्होंने वृक्ष, झाड़ी और शाख में विभाजित किया, और जंतुओं को उन्होंने आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। और उसके बाद अरस्तु के बाद हमारे जो वर्गीकरण के श्रेय अगले जो वैज्ञानिक थे वह थे लीनियस। तो लीनियस को दो जगत वर्गीकरण का श्रेय जाता है। इन्होंने पादप और जंतुओं को दो जगत में विभाजित किया। तो फ्रेंड्स, इतने सारे हमारे जीव जगत में अत्यधिक विविधताएं हैं पादप और जंतुओं में, तो यह वर्गीकरण क्या हो गया, अपर्याप्त सिद्ध हो गया। तो इस वर्गीकरण में बहुत सारी कमियां थी। चलिए उन कमियों पर एक नज़र डालते हैं। तो उनकी जो पहली कमी थी लीनियस की, वह है थी कि वह यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में अंतर नहीं कर पाए, और साथ ही उन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को भी एक साथ रख दिया। जब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को उन्होंने एक ही जगत में स्थान दिया, उसी के माध्यम से उन्होंने स्वपोषी और परपोषी जीवों को भी एक जगत में स्थान देकर उनके मध्य भी विभेद नहीं कर पाए। तो इसके कारण से जो लीनियस का दो जगत वर्गीकरण था वह अपर्याप्त सिद्ध हो गया। अब यह लीनियस का जो दो जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत था वह अपर्याप्त क्यों सिद्ध हुआ, क्योंकि हम पादपों और प्राणियों पर आधारित है वह यह वर्गीकरण। उसको आसान एवं सरलता से समझ जाने के बाद भी इन सभी जीवों को एक अलग, एक उचित वर्ग में रखना संभव नहीं था। इस कारण से जो लीनियस थे उनकी जो द्विनाम पद्धति वह अत्यंत लंबे समय से चली आ रही थी। वो कुछ वैज्ञानिकों द्वारा वह खारिज कर दी गई, क्योंकि जो वर्गीकरण की आकारिकी के लक्षणों के साथ साथ पोषकीय और पोषण, आवास, प्रजनन और कई लक्षणों को भी अलग अलग करने की जो आवश्यकता थी वह महसूस की जाने लगी। इसीलिए जो द्विनाम पद्धति थी वह लीनियस की अपर्याप्त सिद्ध हो गई। उसी के साथ हैकालाय, जिन्होंने तीन जगत का वर्गीकरण दिया। इसके बाद कोपलैंडा, इन्होंने चार जगत का वर्गीकरण दिया। आपका तीन जगत वर्गीकरण और चार जगत वर्गीकरण आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन चूंकि हम जीव जगत का विस्तृत वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इन दोनों बिंदुओं को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके बाद तीन जगत और चार जगत के वर्गीकरण के बाद आया पांच जगत वर्गीकरण। तो यह जगत जो है, पांच जगत वर्गीकरण, यही सबसे मान्य वर्गीकरण है। पांच जगत वर्गीकरण ही सबसे मान्य जगत वर्गीकरण है। इसका जो आधार था वह कोशिकीय शारीरिक संगठन, पोषण, कोशिका वृत्ति और जाति वृत्ति संबंध, इन सभी लक्षणों पर आधारित था। चूंकि लीनियस का जो वर्गीकरण था वह इन्हीं कारणों के कारण क्या हो गया था, अपर्याप्त सिद्ध हो गया था। तो जो R.H. हिटेकर थे, इन्होंने पांच जगत वर्गीकरण दिया। उन्होंने इन्हीं लक्षणों को आधार मानकर एक नए जगत को वर्गीकृत किया। तो पांच जगत का जो वर्गीकरण का श्रेय है वह H.R. हिटेकर को जाता है। 1969 में उन्होंने पांच जगत वर्गीकरण की जो पद्धति को प्रस्तावित किया। उसके बाद इन्होंने पांच जगत वर्गीकरणों को मोनोरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में वर्गीकृत किया।
फ्रेंड्स, यह है आपकी 5 जगत के लक्षण जो एच.आर. हिटेकर थे, उन्होंने जिन 5 जगत के लक्षणों को आधार माना, वह लक्षण यह हैं: कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और कोशिका काय यानी कोशिका की संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। इन लक्षणों के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण के लक्षण प्रस्तावित किए। तो जैसा कि आपको पता है, लिनियस ने जो जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया, तो उनमें थे मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वाली जो तालिका समझ ली है, तो आपको इन जगतों को पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आपका मोनोरा जगत है, वह प्रोकैरियोटिक जगत है और बाकी सारे आपके यूकैरियोटिक जगत है। और आपका जो मोनोरा प्रोकैरियोटिक जगत है, यह वाला क्वेश्चन आपका जो है आपकी टेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, यह वाला क्वेश्चन तो आपका जो प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था एमपी टेट वर्ग 1 के लिए। उसके बाद कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो आपकी जो कोशिका भित्ति रहती है, वो मोनोरा जगत में किसकी रहती है? एमिनो अम्ल की और बहुशर्करा की। और प्रोटिस्टा में यह कुछ में उपस्थित होती है और कुछ में नहीं होती। और फंजाई यानी कि कवक में यह काइटिन की होती है कोशिका भित्ति, और प्लांटों में सेल्यूलोज की होती है, और एनिमेलिया में यह अनुपस्थित होती है। और केंद्रक झिल्ली मोनोरा में अनुपस्थित होती है और बाकी सारे जीवों में उपस्थित होती है। और इनकी कोशिका काय रहती है, वह मोनोरा की कोशिकीय रहती है, प्रोटिस्टा की भी कोशिकीय रहती है, फंजाई की बहुकोशिकीय रहती है, और प्लांटे की ऊतक तंत्र की रहती है, और एनिमेलिया की अंग तंत्र की रहती है। और पोषण की विधि, आपके जो मोनोरा जगत के जीव हैं, वह रसायन संश्लेषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। और प्रोटिस्टा में आपके केवल प्रकाश संश्लेषी और परपोषी होते हैं। और फंजाई मृतपोषी और परजीवी दोनों आते हैं। और प्लांटी में भी स्वपोषी आते हैं, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों वाला जो जगत है वह प्लांटी है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद एनिमेलिया, इसमें समभोजी या मृतपोषी आते हैं। प्रजनन की विधि, मोनोरा में संयुग्मन रहती है और प्रोटिस्टा में संयुग्मन एवं संयुग्मन युग्मक संलयन रहती है। और फंजाई में निषेचन रहता है, प्लांटी में भी निषेचन रहता है और एनिमेलिया में भी निषेचन रहता है। इन लक्षणों के आधार पर ही जो एच.आर. हिटेकर थे, उन्होंने 5 जगत लक्षण को प्रस्तावित किया था। 5 जगत लक्षण के बाद अब आता है 6 जगत वर्गीकरण। तो 6 जगत का जो वर्गीकरण है, उसमें कुछ नहीं हुआ, बस मोनोरा जगत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। मोनोरा जगत जो एक ही जगत था, उसको 2 भागों में ऐसे विभाजित कर दिया कि कुछ जीवों को आर्कीबैक्टीरिया और कुछ को यूबैक्टीरिया में विभाजित कर दिया। और इनके जो विभाजन का आधार था, वो आरआरएनए था, और 16S प्रकार का आरआरएनए था इनके विभाजन का आधार। उसके बाद हमको 6 जगत वर्गीकरण से 3 डोमेन पद्धतियाँ प्राप्त हुई, यानी कि 3 डोमेन क्षेत्र प्राप्त हुए। पहला आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया और तीसरा यूकैरियोट्स। आर्कीबैक्टीरिया में आपके सारे मेथेनोजेंस आते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स आते हैं और हेलोफिल्स आते हैं। और यूबैक्टीरिया में आपके जीवाणु यानी कि वास्तविक जीवाणु, सत्य जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आती है और माइक्रोप्लाज्मा आते हैं। और आपके यूकैरियोटिस में आपके प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु आते हैं। फ्रेंड्स, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों के ही जो जीव रहते हैं, वो सारे मोनोरा जगत में आते हैं। तो चलिए अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो मोनोरा जगत है, इसको ही बैक्टीरिया का जगत कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही सारे सूक्ष्म बैक्टीरियाओं को स्थान दिया है। तो बैक्टीरिया का जो जगत रहता है, विषाणुओं का जो जगत रहता है, सारे बैक्टीरिया बिल्कुल जितने भी हमारी प्रकृति में, विश्व में, संसार में जितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको मोनोरा जगत में विशेष स्थान दिया गया है। तो यह जीवाणुओं का यानी बैक्टीरिया का जगत माना जाता है, और यह प्रोकैरियोटिक जगत है। उसके बाद मोनोरा जगत में आकृति के आधार पर जो जीवाणु हैं, उनको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है: गोलाकार जीवाणु, उसके बाद छड़ाकार, सर्पिलाकार और कौमा आकार।
जो आपके गोलाकार जीवाणु हैं वह कोकस के अंदर, छड़ाकार बैसिलस के अंदर, स्पाइरलकार सर्पिलाकार स्पाइरिलम के अंतर्गत और कोमाकार विब्रियो के जीवाणुओं के अंतर्गत आते हैं। और इनमें जो मोनोरा जगत के जो जीवाणु हैं उनमें क्या होती है, उनकी कोशिका भित्ति होती है और फ्लैजिला होती है, और साथ ही इनकी कोश की संरचना अत्यंत सरल होती है, परंतु इनका व्यवहार जटिल होता है और यह उपापचय विविध उपापचय की दृष्टि से अन्य जो बैक्टीरिया रहते हैं इनमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो यह सारे जीवाणुओं के यानी कि मोनोरा जगत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन्हें हमने आपको शॉर्ट नोट्स में जो आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यह कोकाई है, यह वैसिलाई है और यह स्पाइरिलम है और यह विब्रियो है। यह कॉमा के आकार का है और यह सर्पील, ये बैसिलाई, यह कोकाई, ये बिल्कुल छोटी छोटी बिंदुओं के जैसा होता है। ठीक है, अब ये विब्रियो है, इससे हैजा उत्पन्न होता है। यह वो हैजा उत्पन्न करने में जो जीवाणु है यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार यह आपके 4 जीवाणुओं की संरचना है। अब चलिए, अब हम इनके और जो जीव हैं उनकी तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने आपको वो तालिका में बताया था कि मोनोरा जगत के जीव रहते हैं वह प्रकाश संश्लेषी भी रहते हैं, रसायन संश्लेषी भी रहते हैं, परपोषी भी रहते हैं और मृतजीवी या परजीवी भी रहते हैं। तो मोनोरा जगत में इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब हम मोनोरा जगत के जीव के बारे में बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया, आपका पहला जीव होता है आर्की बैक्टीरिया या आग बैक्टीरिया। तो इनका जो आवास होता है वह कठिन आवास है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। ये ऐसा कौन सा कारण होता है कि आर्की बैक्टीरिया कठिन आवास या प्रतिकूल आवासों में रह सकते हैं? तो इसका आंसर है इनकी कोशिका भित्ति। इनकी कोशिका भित्ति रहती है वह ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन जो अपसेंट रहती है, और इनकी जो कोशिका भित्ति है वह कूट म्यूरिन से आश्रित रहती है। कोशिका भित्ति की विशेषता के कारण यह जीव किसी भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह जीव मेथेनोजेंस भी हो सकते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स भी हो सकते हैं और हेलोफिल्स भी होते हैं। मेथेनोजेंस जीव वो होते हैं जो CH2 गैस उत्पादन करने वाले जीवों में आते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। मेथेनोजेंस अवायवीय होते हैं और यह मवेशियों के रूमेन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह मेथेनोजेंस अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय, भैंस, गोबर के आंत में पाए जाते हैं और यह मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेथेनोजेंस मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, यानी कि जो जीव अत्यधिक तापमान या अम्लीय वातावरण में रहते हैं वह थर्मोएसिडोफिल्स के अंतर्गत आते हैं। तो यह जीवाणु है वह 60 से लेके 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं हेलोफिल्स। तो हेलोफिल्स अत्यधिक लवणीय और सॉल्टी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका यू बैक्टीरिया, वास्तविक बैक्टीरिया या सत्य बैक्टीरिया। यह भी मोनोरा जगत का दूसरा जीव है। उसके बाद जो यू बैक्टीरिया रहते हैं वह नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं और सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। उसके बाद जो यू बैक्टीरिया रहते हैं वह एक कोशिकीय कॉलोनी में या तंतु में रहते हैं। अब एक उदाहरण एक और है यहाँ पर तंतुमय जीव का, वो है एनाबीना और नॉनस्टॉक। आपका जो नॉनस्टॉक यह N2 स्थिरीकरण वाली को जो N2 का स्थिरीकरण करता है। तो N2 का जो स्थिरीकरण करता है वह हेटेरोसिस्ट सेल्स की उपस्थिति में करता है। आपके जो नॉन स्टॉक है इसमें हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं N2 का स्थिरीकरण करने के लिए। तो यह आपका यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं मोनोरा जगत के जो जीव रहते हैं उनमें
पोषण यानी कि जीवाणुओं में पोषण। तो जीवाणुओं में सबसे विविध प्रकार का पोषण होता है, क्योंकि इसमें रसायन जो संश्लेषी जीव भी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी जीव होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो चलो इसको समझते हैं। तो जीवाणुओं में पोषण, स्वपोषी जीवाणु और परपोषी जीवाणु, दो में हम इनको डिवाइड करते हैं। स्वपोषी जीवाणु में कुछ जीवाणु आते हैं और जबकि परपोषी जीवाणु में जीवाणुओं का अधिकांश भाग आता है। स्वपोषी जीवाणु में आपके प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी जीव आते हैं और परपोषी में आपके जैसे दूध से दही यानी आपका लैब जीवाणु, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, बाह्य मल उपचार या रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु आते हैं, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, टीबी या डिप्थीरिया। यह आपके परपोषी जीवाणु होते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं वो आपके ग्रीन सल्फर जीवाणु और पर्पल सल्फर जीवाणु होते हैं। और रसायन संश्लेषी आपके जो जीवाणु होते हैं वह नाइट्रीकरण जीवाणु और आपके आयरन हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं। तो इस प्रकार आपके जो जीवाणुओं में विविध प्रकार का पोषण पाया जाता है और यह पोषण सिर्फ मोनोरा जगत में पाया जाता है। एक परपोषी जीवाणु का उदाहरण आपका पादप रोग है, जिसका जो जीवाणु है वह सिट्रस कैंकर है और यह है ज़ैंथोमोनास सिट्री से जीवाणु से होता है। यह आपका परपोषी जीवाणु का उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं जीवाणुओं में जनन यानी कि मोनोरा जगत में जनन किन किन तरीकों से होता है। तो यह 3 तरीकों से होता है, एक कायिक जनन के द्वारा और एक प्रतिकूल परिस्थितियों में और एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है। तो कायिक जो जनन होता है वह विखंडन यानी कि सबसे सरल कोशिका विभाजन द्वारा होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु बनाते हैं। और उसके बाद इसमें एक वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता और ना ही इसमें निषेचन होता है, बल्कि क्या होता है इसमें जीवाणुओं के मध्य क्या होता है डीएनए का जो स्थानांतरण होता है, पुरातन स्थानांतरण होता है। इसको हम वास्तविक लैंगिक जनन नहीं कह सकते और ना ही निषेचन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वह एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करते हैं डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रकार इसमें क्या होता है एक जनन होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि वे ऐसे कौन से जीवाणु हैं जिनमें मियोसिस नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता और लैंगिक जनन भी नहीं होता, लेकिन जो एक कोशिका से एक डीएनए से एक कोशिका की जो डीएनए से दूसरी कोशिका में डीएनए प्रवेश करता है, स्थानांतरण करता है, तो वह आएगा आपका मोनोरा जगत। तो इसके बाद बात करते हैं मोनोरा जगत के सबसे आखिरी जीव यानी कि माइकोप्लाज्मा के बारे में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीएलओ भी कहते हैं और इसका जो पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यह सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगर आपका आंसर आ जाए कि सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए माइक्रोप्लाज्मा। इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है और यह वायवीय होती है, लेकिन फ्रेंड्स यह O2 के अभाव में भी जीवित रह सकती है। अब अगर यह O2 के अभाव में जीवित रह सकती है तो यह क्या हो सकती है अवायवीय होनी चाहिए नहीं, लेकिन ये क्या होती है वायवीय होती है। तो यह वायवीय क्यों होती है, क्योंकि यह दोनों ही आवासों में दोनों ही परिस्थितियों में रह सकती है। अगर इसको मिल जाए विकल्प मिल जाए कि आपको O2 के बिना रहना है तो यह O2 के बिना भी रहती है और O2 की उपस्थिति में भी यह रह सकती है। तो यह क्या है, यह वायवीय विकल्पी है। उसके बाद यह जो पीपीएलओ है वह रोगजनक भी होता है, पादपों और जंतुओं में यह है रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार आपका मोनोरा जगत कंप्लीट हो गया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया अंत तक बने रहिए। अब बात करते हैं हम जगत प्रोटिस्टा का। तो जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो सबसे पहला आपका जगत प्रोटिस्टा, पहला मतलब जगत प्रोटिस्टा ही जो जीव है जिसकी शुरुआत यूकैरियोटिक्स से हुई। तो आपका यह क्वेश्चन एमपी टेट वर्ग 1 में पिछली जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें पूछा गया था, आपके प्रोटिस्टा जगत के जीव कैसे होते हैं, तो वह यूकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। अब यह एक कोशिकीय होते हैं और प्रोटिस्टा जगत एक ऐसा जगत है जिसकी सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसीलिए है, एक जीव वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है तो वहीं एक के लिए यह पादप है, तो इसकी सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं की गई हैं। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोड और प्रोटोजा इस जगत के 5 मुख्य जीव हैं।
और उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर एक कोशिकीय हरित शैवाल को प्रोटिस्टा जगत में स्थान नहीं दिया। उसी प्रकार पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा को भी 5 जगत के आधार पर इस जगत में स्थान नहीं दिया गया। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही आप प्रोटिस्टा जगत के जीवों को भी ना भूलें। इसके बाद आपका जो अगला जगत है वह है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रिका झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होती हैं। तो जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें सुसंगठित केंद्रक भी पाया जाता है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। और साथ ही इसमें प्रोटिस्टा में कुछ जीवों में प्रचलन के लिए क्या होते हैं, कसाव और पक्षमाप भी पाए जाते हैं। यह लैंगिक जनन यानी कि संयुग्मन भी करता है और जाइगोट भी बनाता है। तो यह प्रोटिस्टा जगत की कुछ विशेषताएं हैं। और साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें छूट गया है, मैं लिख दूं जरा। ये प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वह जलीय होते हैं। कैसे होते हैं, जलीय। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनके जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं हम इन पर एक एक इनकी विशेषताओं पर एक एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका प्रोटिस्टा जगत का जीव क्राइसोफाइटस। तो क्राइसोफाइटस ऐसे जीव हैं जिनका आवास क्या होता है, शुद्ध जल एवं लवणीय जल। तो जो क्राइसोफाइटस हैं वो शुद्ध एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं। और साथ ही इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं क्राइसोफाइटा वर्ग के अंतर्गत, तो डायटम्स एवं सुनहरी शैवाल आते हैं, यानी कि डेस्मिड आते हैं। तो इसके अंतर्गत डेस्मिड एवं डायटम्स आते हैं। और जो इनकी जो कोशिका भित्ति रहती है, इनकी कोशिका भित्ति साबुनदानी की कैसी रहती, साबुनदानी की तरह 2 कवच बनाती है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की कवच। तो 2 कवच बनाती है और इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज और प्लस सिलिका पाया जाता है। सिलिका की उपस्थिति के कारण इनकी जो कोशिका भित्ति रहती है वो हजारों वर्षों तक क्या होती है, नष्ट नहीं होती है। तो इनकी कोशिका भित्ति हजारों वर्षों तक नष्ट नहीं होती। और साथ ही समुद्र के जो ऊपरी जो तल पर ये क्राइसोफाइटस क्या करते हैं, प्लवक बनाते हैं, पानी के ऊपर प्लवक का निर्माण करते हैं। और जो क्राइसोफाइटस रहते हैं वह समुद्री जीवों के आहार भी होते हैं। और यह अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं और जलधारा के साथ बहते बहते रहते हैं। और उसके बाद आपके जो पॉइंट हैं वो है जो क्राइसोफाइटस रहते हैं वह प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, कैलोरोफिल ए और कैलोरोफिल सी और जेंथोफिल की उपस्थिति के कारण। और उसके बाद इनका जो उपयोग होता है वह तेल सिरप के निस्यंदन में होता है और साउंड प्रूफिंग में भी होता है। उसके बाद यह पॉलिशिंग में भी इनका उपयोग होता है। और यह पर्यावरण के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। पर्यावरण के क्या होते हैं, प्रदूषण के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। और साथ ही इनका जो उपयोग होता है कण में मृदा होने के कारण इनका उपयोग होता है तेल एवं सिरप बनाने में। इसके बाद अब बारी आती है आपकी डायनोफ्लैजिलेट्स की। अब आपका जो दूसरा वर्ग आता है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वह आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो जैसा कि आपको पता है यह मुख्यतः कैसे होते हैं, समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। इनमें जो वर्णक रहते हैं वह पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल रंग के दिखाई देते हैं। जो आपके डायनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं वह कैसे होते हैं, विषाक्त जलीय जीवों को मार देते हैं। यह जो डायनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं वह बहुत सारे जीवों को क्या कर देते हैं, विषाक्त जीवों को मार देते हैं। और इनमें क्या होता है, जब डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है, विस्फोट होता है तो क्या होता है, लाल, जिसमें समुद्र में क्या होती है, लाल तरंगें दिखने लगती हैं। इसलिए इनको रेड टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टाइड, क्योंकि इनके जीवों में जब विस्फोट होता है तो लाल तरंगें दिखाई देती हैं। और इनमें बहुत ही तेज क्या होती है, वृद्धि होती है या त्वरित गुणन होता है। और जो डायनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं उनका जो जीव है
वह है गेनियोलैक्स है। उसके बाद इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक अनुदैर्ध्य होता है और दूसरा अनुप्रस्थीय होता है। और उनके जो फ्लैजिलेरा रहता है ना, वो लंबवत खाँच में रहता है, पट्टियों के बीच किसमें उपस्थित रहता है, खाँच में उपस्थित रहता है। और इनमें प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होते हैं। और साथ ही इनका अब देखिए आप आवास लवणीय एवं समुद्री होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की पट्टिकाओं की होती है, जिसे पैट्रिक्स या लोरिका कहते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं यह आपका क्या है, डायनोफ्लैजिलेट है ना, डायनोफ्लैजिलेट उस वर्ग का आपका यह जीव है। ठीक है, देखिए आप इसमें यह है जैव संदीपनी के नाम से, जैव संदीप्ति के नाम से या रात्रि के चिराग के नाम से जाना जाता है। अब बारी आती है डायनोफ्लैजिलेट्स के जगत जो वर्ग के तीसरे जीव के बारे में, सॉरी प्रोटिस्टा जगत के तीसरे जीव के बारे में, यूग्लिनॉइड की। तो यूग्लिनॉइड जो होते हैं वह स्वच्छ जल में पाए जाते हैं या स्थिर जल में पाए जाते हैं। और उसके बाद इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति रहती है वह कैसी रहती है, इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन पदार्थ की परत होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, जो इसकी संरचना को क्या बनाती है, लचीला बनाती है। और इसमें 2 कसाब होते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है, दूसरा छोटा होता है। और उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, यह दिन में प्रकाश संश्लेषी और रात में यह विषमपोषी होते हैं। और जो यूग्लिनॉइड रहते हैं वह पादप और जंतु के मध्य कड़ी माना जाते हैं। यह आपका PYQ क्वेश्चन है, यह भी MP टेट वर्ग 1 में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि पादप और जंतु के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं, तो यह यूग्लिनॉइड कहलाती है। उसके बाद यह प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। यूग्लिनॉइड एक ऐसा जीव है जिसमें उच्च पादपों में जो वर्णक उपस्थित रहते हैं वह वर्णक यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं। और इनमें जो संकुचन रिक्तिका होती है वह क्या करती है, परासरण नियमन के लिए होती है। देखो जो यूग्लिनाइड्स जो जीव रहते हैं वह क्या करते हैं, जब दिन होता है तो यह दिन में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और जैसे ही रात हो जाती है तो ये क्या करते हैं, रात्रि में यानी कि सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर यह क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। और आपके जो यूग्लिनाइड आते हैं इसका उदाहरण है यूगलीना, तो यूगलीना जीव इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अगले जीव की। अब आपका नेक्स्ट जो जीव है वह अवपंक कवक है। तो जो आपका अवपंक कवक है वह मृदा में सड़ी गली पत्तियों में पाया जाता है। साथ ही यह विषमपोषी या मृतपोषी भी होता है। और यह कोशिकीय समूह में क्या करता है, प्लाज्मोडियम बनाता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में यह क्या करता है, जो उनके फलन काय के जो सिरे हैं वहाँ पर क्या करता है, बीजाणुओं के द्वारा वायु का प्रकीर्णन करता है। और इनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। और यह क्या करते हैं, स्पोरोफाइट प्रोटिस्टा यह कहलाते हैं। तो यह आपका पूरा जो है अवपंक कवक हो गया। उसके बाद अब बारी आती है प्रोटोजोआ जीव की। तो फ्रेंड्स आपके जो प्रोटोजोआ जीव है वह परभक्षी और परजीवी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। और उसके प्रकार इनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है। और गमनांक के आधार पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गमनांक के आधार पर प्रोटोजोआ जीवों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया। पहला अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेट और सीलिएटेड और स्पोरोजोआ, यानी कि इनको जो है चार वर्गों में विभाजित किया। तो इनके जो यानी कि जो प्रोटोजोआ है सभी क्या होते हैं, वह परपोषी होते हैं और परभक्षी और परजीवी के रूप में भी रहते हैं। यह प्राणियों के पुरातन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, पुरातन संबंधी होते हैं। और इनको 4 समूहों में बांटा गया है। आपके जो अमीबॉइड होते हैं वह कूटपात की सहायता से प्रचलन करते हैं। और उसके बाद जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वह फ्लैजिला की सहायता से, और सीलिएटेड
सीलिया की सहायता से, और आपके जो स्पोरोजोआ होते हैं वह क्या करते हैं, उनमें गमनांक अब्सेंट होते हैं, यानी इनमें गमनांक नहीं पाए जाते। इनमें क्या होती है, जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। तो इनमें स्पोरोजोआ में बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। उसके बाद आपका ये अमीबॉइड है, इसमें लवणीय जल आते हैं, और उसके बाद इसका उदाहरण है अमीबा और एंटअमीबा हिस्टोलिका, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, यह इसके जीव हैं। उसके बाद आपके जो फ्लैजेला है उसमें जो आपकी कशाभिकी यानी कि फ्लैजिलेटेड जो वर्ग है, इसमें आपका ट्रिप्नोसोमा नामक इसका उदाहरण है, जिससे क्या होता है, जो ट्रिप्नोसोमा है यह साउथ अफ्रीका का होता है, और इससे चेगास बीमारी होती है, और इसकी जो मक्खी रहती है वो मक्खी ट्राइएटोमाइन बग रहती है। उसके बाद जो सीलिएटेड रहते हैं उनमें पैरामीशियम गति होती है। आपकी जो पैरामीशियम में जो सीलिया के द्वारा जो सीलिएटेड गति होती है वो फैलोपियन नलिका में और ग्रास नली में भी होती है। उसके बाद जो स्पोरोजोआ रहते हैं उनमें क्या होता है, बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। उसके बाद यह मलेरिया फैलाते हैं। प्लाज्मोडियम जो प्रजाति है इसके कारण क्या करते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका प्रोटिस्टा जगत भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपको ये शॉर्ट नोट्स थोड़ा आपके काम के लिए आपको यूज़फुल हो रहे होंगे वो साबित। फ्रेंड्स, अगर आप एमपी टेट वर्ग 1 के लिए शॉर्ट नोट्स प्लस एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर हमारी हर प्रकार की जो हम वीडियो पोस्ट करेंगे आप उनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह जो चैप्टर है वह बहुत बड़ा है। इसमें अभी कवक जगत रह गया है। कवक जगत के बाद इसमें आपका वायरॉइड, विषाणु, लाइकेन और प्रियोन रह गए हैं। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।